तो आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग, उससे पहले क्या इक्वेशन आपका जैसे स्कूल में हो चुका है तो हम कर ले रहे हैं। अदरवाइज मैं ये प्रेफर करता हूँ कि पहले जो है अकाउंटिंग के जो अदर टर्म्स हैं उनको पहले क्लियर कर लिया जाए, कुछ इक्वेशन वगैरह भी समझ ली जाए। उसके बाद थ्योरी समझने में थोड़ा सा आसानी होती है। अदरवाइज थ्योरी समझ में नहीं आती है बच्चों को। उसका रीजन भी है कि आपको प्रैक्टिकल थिंग अगर नहीं पता होगा, थ्योरेटिकल चीजें समझ में नहीं आती हैं जल्दी से। तो सबसे पहले आज हम जो है थ्योरी जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ये जो चैप्टर नंबर 2 है, उसमें इसमें काफी चीजें हैं। इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्या क्या अंडरस्टैंड आप कर पाएंगे? आइडेंटिफाई द नीड ऑफ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंटिंग की जो बेस है वो थ्योरी क्या है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आज हम अंडरस्टैंड करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं जो कि प्रिंसिपल हैं, कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग के, जिनके बेस पे अकाउंटिंग बनी हुई है। ठीक है, वो चीजें अंडरस्टैंड करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली जो पूरा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से को ही डील कर रहा है आपका। तो इसमें हम सीखेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। कोई बाद में स्टेट द मीनिंग और पर्पज ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो प्रिंसिपल के अंदर में ही आते हैं सारी चीजें, कॉन्सेप्ट वगैरह। इट इज स्टैंडर्ड इशूड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया। तो क्या है जो प्रथा है, प्रथा, कोई भी अगर कोई कानून है या कोई टर्म है या कोई रिवाज है, वो क्या है एक बेसिक थॉट से स्टार्ट होती है। कोई भी बेसिक थॉट लगा लो आप, तो सब चीजें एक बेसिक थॉट से स्टार्ट होती है, बाद में उसका लेटर ऑन डेवलपमेंट होता 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 वो स्टैंडर्डाइज बन जाता है, कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। ऐसे ही अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए थे स्टार्टिंग में कि इन कॉन्सेप्ट के बेस पे अकाउंटिंग की जाएगी। वो कंसेप्ट जो लेटर ऑन जो है प्रिंसिपल और फिर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड डिस्क्राइब द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सिस्टम क्या क्या है, किस किस सिस्टम के थ्रू अकाउंटिंग वर्क करता है और वो उसके बेसिस क्या है। तो ये हमारा फुल ऑन चैप्टर है थ्योरी का। इसको थोड़ा धीरे धीरे करके हम अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, चैप्टर को रीड आउट साथ में करते चलेंगे कि तुम जब सेकंड या थर्ड रीडिंग इस चैप्टर की लगाओ तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। यही कॉन्सेप्ट आपकी कोई भी बुक हो, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई, एनसीईआरटी वगैरह, या कोई किसी प्राइवेट भी अगर किसी ने लिखी है बुक, तो सब में कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही मिलेंगे। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कहीं भी कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट कहीं नहीं दिखेंगे। आप किसी भी कोई भी बुक उठा के देख लो, ये हो सकता है किसी में कोई डिटेल में बताया गया हो, किसी में थोड़ा शॉर्ट में बताया गया हो। इट्स डिपेंड ऑन बुक्स। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं अब। एक्चुअली जब अकाउंटिंग की स्टार्टिंग हुई थी लगभग 6,000 साल पहले, तो जब अकाउंटिंग करने के लिए कॉन्सेप्ट बनाए गए थे तो लोगों की धारणा ये थी कि अकाउंटिंग जब हम कर रहे हैं तो क्या एक मूल आधार रखें, उस मूल आधार का क्या थॉट प्रोसेस रहे जिससे कि हमारे अकाउंटिंग फ्यूचर में रन करेगी। तो लास्ट चैप्टर में हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, तुम्हें याद होगा, ऑब्जेक्टिव या रोल ऑफ अकाउंटिंग। अब समझ लो हम उनसे थोड़ा सा आगे जाके चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीजें हमने समझी थी कि अकाउंटिंग की जरूरत क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका रोल क्या है। ये चीजें हमने बेसिक्स जो है हमने लास्ट चैप्टर में समझी थी। इससे आगे हम जाके अब समझते हैं और अपना चैप्टर रीड आउट करते हैं। चैप्टर में लिखा है हैड डिस्कस्ड द प्रीवियस चैप्टर अकाउंटिंग। ये वही बोल रहा है कि हमने जो समराइज टर्म की थी, इवेंट को समझने की कोशिश की थी। अब क्या है, इसमें दो चीजें आपको दिख रहा है। एक तो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है,
और एक इवेंट। ये दोनों चीजें अलग अलग क्या है। अब इवेंट क्या है, इंटरप्राइज इज द रिजल्ट ऑफ देयर, यानी कि इवेंट क्या है, निष्कर्ष है। अब हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन करी, तो बहुत सारी एसेट पूरे साल में खरीदी, तो एक पीरियड जब मेरा खत्म हो गया, एक इवेंट मेरा खत्म हो गया, एक साल मान लो मेरा खत्म हो गया एक पीरियड के ऊपर, तो मैं उस पीरियड इवेंट की जो है देखूंगा कि क्या हुआ, टोटल इवेंट क्या हुआ। टोटल इवेंट क्या होगा कि मेरी, मान लो मैंने 10 एसेट खरीदे, तो 10 एसेट का टोटल मिला के 10-10 हजार की थी, तो 1 लाख एसेट हो गया। तो मेरा टोटल ड्यूरिंग द ईयर जो भी बैलेंस एक्यूमुलेट हुआ, वो इवेंट क्या है, 10 1 लाख रुपए की एसेट मैंने गैदर कर ली। ऐसे ही मैंने पूरे साल बिजनेस किया, खरीदा, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया, फिर खरीदा, फिर 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ऐसे करते करते पूरे साल में मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। तो जो इवेंट है, वो इवेंट क्या है, इवेंट मेरा बताएगा कि मैंने पूरे साल में 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। और जो एक एक 20-20 हजार रुपए की कमाने की जो ट्रांजेक्शन है, जो सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन है, वो सबको अक्यूमुलेट करके इवेंट बन जाता है। ठीक है। इट इज एम टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म वेरियस यूजर ऑफ द ओनर, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के जो है, वो अपने वेरियस जो भी मतलब अपने जो यूजर हैं उन सबको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट मैंने बोला था, सर्विस टैक्स अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट की एक एजेंसी हो गया। अब इन्वेस्टर को उसके बारे में बताना, लॉस ऑन प्रॉफिट बताना, परफॉर्मेंस इंटरप्राइजेज बताना, सप्लायर बैंकर को कंडीशन बताना, अथॉरिटी जो भी लिक्विडेशन अथॉरिटीज होती हैं उनको कंडीशन बताना। ये सारे यहाँ पे थ्योरी ऑफ बेसिक में लिखा गया है। और इसमें लिखा है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें उन्हीं के बेसिस पे क्या है, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं। अब ट्रांसेक्शन है, उसको मेजरमेंट भी किया जाता है, कम्युनिकेट भी किया जाता है, समराइज भी किया जाता है। और वो डाटा जो आपका रेलिवेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ये सारी करेक्टरिस्टिक जो हमने लास्ट चैप्टर में अपनी पढ़ी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एक्सेप्टेड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अभी इसकी क्या जरूरत थी, क्या शुरुआत हुआ, मान लो स्टार्टिंग में किसी ने कोई अकाउंटिंग करने की स्टार्टिंग किया। अब उस बंदे को राजा ने बोला, भाई आपसे आज से मेरा जो भी लेखा जोखा है, हिसाब किताब आपको रखना है। उसने क्या किया, उसने सोचा भाई राजा का हिसाब किताब है, तो ये राज्य का हिसाब किताब नहीं है, ये राजा का हिसाब किताब है। तो उसने क्या किया, राजा कोई सामान खा रहा है, वो सामान कितने रुपए का है, वो भी लिख दिया। अब राज्य में कितना कर इकट्ठा किया, वो भी लिख दिया। वो सब एक जगह लिख दिया। अब राजा बोला, भाई ये किया क्या है तूने, मैंने बोला था राज्य का हिसाब रखना है, तूने मेरा ही हिसाब रख दिया। तो ये जो सबसे पहली जो जरूरत है उसकी, पहली क्या जरूरत होती है, सेपरेट एंटिटी, यानी कि राजा जो है वो उसके राज्य से अलग है। राजा केवल राज्य को चलाने वाला व्यक्ति है, राजा राज्य नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। बिजनेस एक अलग चीज है, और बिजनेस को चलाने वाला या बिजनेस को में इन्वेस्ट करने वाला पर्सन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने थे जो कि फर्स्ट कंडीशन पे नहीं हुए। तो उस टाइम के जो भी शासक थे, जो भी थे, उन्होंने बोला कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो आप गड़बड़ कर दोगे, ऐसे तो हिसाब हमारा कभी मैच ही नहीं करेगा। मेरे को तो पता ही नहीं चल पाएगा कितना कर मेरे पास बचा हुआ है, कितना जनता की भलाई में खर्च कर दिया मैंने, कितना बच गया, कितना क्या है ना। तो फिर क्या हुआ, वहां पे कॉन्सेप्ट डेवलप करने की स्टार्टिंग की गई। तो कॉन्सेप्ट डेवलप जो किए वो लेटर ऑन प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो गए। इन ऑर्डर टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड द कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सर्टेन प्रिंसिपल्स हैव बीन जनरेटेड अपॉन। अभी वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो जरूरत थी उसके लिए इसको किया गया, सच एज प्रिंसिपल। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है, ये बोल रहा है द रूल कॉल्ड डिफरेंट नेम। भाई जो रूल है वो डिफरेंट नेम से बोले गए। अब डिफरेंट नेम से क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में उनको कॉन्सेप्ट बोला गया, फिर उनको कन्वेंशन बोला गया, फिर लेटर ऑन उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आज के टाइम में क्या बोलते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टर्म में चेंज हो चुके हैं। ठीक है। अब ये ऐसे धीरे धीरे जो है अजम्पशन और मॉडिफाई प्रिंसिपल होते चले गए, और मॉडिफाई होने के बाद आज के टर्म में वो जो भी
अकाउंटिंग की सब चीजें हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जो आपके आगे आने वाले वाले जब आप आगे स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल आपके जो बेसिक है वो आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए गए हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल क्या है अकाउंटिंग के। ठीक है, अभी तुम रीड आउट करो इसको एक बार। एक मिनट में थोड़ा इसको लार्ज कर देता हूँ, आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब यहाँ से पढ़ो, द टर्म ऑफ प्रिंसिपल। The term of principle has been defined by AICPA as a general law rule adopted or professed professed as a guide to action, a settled ground or basis of a conduct or practice. The word generally means in a generally manner हम्म। pertaining pertaining to many persons or cases of occasions. Thus, generally accepted accounting principles refers to the rules or guidance adopted for recording and reporting of business transaction in order to bring uniformity in the preparation and the presentation of financial statements. For example, one of the important rule is to record all transaction on the basis of historical cost, which is verifiable from documents such as cash receipt for the money paid. Thus, this bring in objectively in the process of recording and makes the accounting statements or expectable to various users. The generally accepted accounting principles have evolved. रुक- evolved. रुको, अभी यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये किसने डिफाइन किए हैं प्रिंसिपल, किसने किसने प्रिंसिपल को किया है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है AICPA। ठीक है, AICPA जर्नल लॉ ऑफ रूल ऑफ अडॉप्टिव एंड प्रिंसिपल एज गाइडलाइन टू एक्शन, जो एक कमेटी है उसने क्या किए हैं, इनको डिफाइन किया है। डिफाइन क्या किया है, जनरल वर्ड जो है इनके जनरल वर्ड्स को डिफाइन किया है, इनके ओकेजन को डिफाइन किया है। इसमें इसको डिफाइन करने की जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि भाई अगर एक ही चीज, एक ही धारणा, एक ही रूल नहीं रहेगा तो सब क्या करेंगे, अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग बना देंगे ना। अगर मैं कोई एक डिफाइंड रूल नहीं रखूंगा अकाउंटिंग का तो कोई कैसे अकाउंटिंग कोई कैसे अकाउंटिंग रखेगा? यूनिफॉर्मिटी जो होती है वो तो फिर है ही नहीं। भाई कोई तो अपने बिजनेस की वैल्यू कुछ और दिखा देगा, कोई कुछ और दिखा देगा, कोई किसी तरह अकाउंट रिकॉर्ड कर लेगा, किसी तरह अकाउंट रिकॉर्ड कर लेगा। और जो प्रेजेंटेशन है अकाउंटिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट, एसेट एंड लायबिलिटी की जो पोजीशन है वो सब अपनी अलग अलग दिखा देंगे अगर सब एक ही तरीके से अपने रिकॉर्ड को नहीं मेंटेन करेंगे तो। अब इसमें दिखा है कि एक हिस्टोरिकल कॉस्ट में जो है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट है। अगर सब अपने डेटा को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? मान लो मैंने किसी को एक सामान बेचा था भाई, जनवरी में मैंने एक सामान बेचा था जो कि मेरे को, मैंने 100 रुपए में खरीदा था। और अब उस सामान की जो वैल्यू है वो 120 रुपए हो गई। मैंने उसको 100 रुपए में बेचा था 80 रुपए का सामान को, लेकिन अब आज के टाइम में 110 रुपए की वैल्यू हो रखी है उसकी। अब मेरा हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन रेट क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस 20 रुपए था। अब एक महीने के बाद मैं उसको क्या बोलूंगा, भाई मैं आपको 100 रुपए नहीं लूंगा, अब मेरा तो सामान ही 110 का हो चुका है, मैं तो 120 लूंगा। क्या कोई मानेगा इस चीज को? नहीं मानेगा ना। तो भाई बोलेगा कि भाई आपने जो अपना डिस्कस हुआ था, ये अपनी जो हिस्टोरिकल की डेट है, आपको तो अपनी बुक्स उसी पे रखनी चाहिए। आप तो डेली डेली रिवाइज कर दोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो जो भी रिकॉर्डिंग टाइम है, अगर वो हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन मतलब जो बनता है उसका जो हिस्ट्री बनती है, आप उसको जो है प्रेजेंट में रिवाइज नहीं करोगे तो ये एक एक मतलब अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है। बाकी जब हिस्टोरिकल कॉस्ट का आएगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, ये खाली एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए था आपका एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद में ब्रिंग द रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट मोर वेरियस यूजर्स एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व द लॉन्ग टर्म पीरियड एंड पास्ट एक्सपीरियंस यूजर कस्टम स्टेटमेंट। अभी एक वही कह रहा है कि भाई पास्ट के जो एक्सपीरियंस थे, यूजेस थे, कस्टम रीति रिवाज जो थे,
स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल थी, प्रोफेशनल बॉडी थी, रेगुलेशन और गवर्नमेंट एजेंसी, मोस्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये क्या कह रहा है कि इन सबको क्या है, इन्वॉल्व इन्वॉल्व होना पड़ता है इसमें। ये सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है किसमें, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में इन्वॉल्वेशन होती है। वो कैसी होती है भाई, सब स्टेक होल्डर है, सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब पे उसका फर्क पड़ता है। अभी तो प्रिंसिपल ऑफ आर नॉट स्टेटिस्टिक इन नेचर। स्टेटिस्टिक क्या कहता है कि भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई एक बार जो अजम्पशन उन्होंने बना दिया तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब कोई नया थॉट आएगा, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको कोई अच्छा कंट्रोल ला सकता है, तो हम उसको अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं। और होता ही है। कॉन्सेप्ट जो है आपका, जो है कॉन्सेप्ट बना था, उसके बाद प्रिंसिपल बना, फिर क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो गया वो, और धीरे धीरे उसमें सब कुछ चेंज आता चला गया कॉन्सेप्ट। अब दीज दीज ये हाँ, यहाँ पे दीज आर कंसिस्टेंट चेंज इन लीगल सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये बोल रहा है कि इस चेंजेस के रिक्वायरमेंट की जरूरत क्या है। अभी जैसे भाई इकोनॉमिक इवेंट चेंज होता है, या अपना लीगल जो है, लीगल लीगल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है, अपना सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, अदरवाइज वो रेलिवेंट नहीं रह जाती, रेलिवेंसी उनकी खत्म हो जाती है। और अकाउंटिंग में क्या है, रेलिवेंसी बने रखना बहुत जरूरी है। अगर रेलिवेंट नहीं होगा तो उसका कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल और रिफ्लेक्ट कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन। भाई ये एक ही चीज है, मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्सेप्ट ही कन्वेंशन है, कन्वेंशन ही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है। concept refer to necessary assumption an idea which fundamental of accounting practice। मैंने बोला था आपके कल जब फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा था कि अकाउंटिंग जो है अजम्पशंस पे चलती है। अकाउंटिंग बहुत सारे अजम्पशंस पे चलती है, ये मैंने आपको बोला था। हम लेटर ऑन इसको अच्छे से समझेंगे, फिलहाल यहाँ पे अजम्पशन वर्ड अगर दोबारा आया है। अभी ये वर्ड आपका बार बार आएगा, जब तक कि ये आपको क्लियर नहीं हो जाएगा ये वर्ड आपका आता रहेगा। ठीक है, ये हम जब नीचे पढ़ेंगे तो आपको मैं इसको समझाऊंगा कि अजम्पशन क्या है। इसके बाद है, ये कह रहा है कि बेसिक जो अजम्पशन है वो कन्वेंशन नोट कस्टम ट्रेडिंग गाइडेंस टू प्रिपेयर, उन्हीं के अनुसार क्या होता है, अपने कस्टम कस्टम के अनुसार ही क्या बनते हैं, कस्टम के अनुसार ही अपने फाइनेंशियल बनाए जाते हैं। प्रैक्टिस इन द सेम रूल्स एंड हैव बीन डिस्क्राइब्ड अथॉर बाय द postural still manner convention. This became the confusion of the learner instead of the going statement of term the important construction liability form of the events and the principal post convention identify more than user capability and basic accounting presumption। तो ये सारी चीजें वही बता रहा है कि भला भला इसका जो है डिस्कशन आपका नीचे आ जाएगा कि कंफ्यूजन ना बने, भाई सब एक तरीके की कन्वेंशन फॉलो करें, एक तरीके रूल फॉलो करें, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यही सारी चीजें इसमें दिया गया है। तो सबसे पहला क्या है, तो है बेसिक। बेसिक बेसिक इसमें अकाउंटिंग क्या, कॉन्सेप्ट। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताया। आपको ये चैप्टर अभी कराया नहीं होगा स्कूल में ना, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं नहीं कराया। कराया। हाँ, जो अभी तक कराया एक्चुअली वो जो है ना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर हो जाता है ना, उसके बाद समझने में आसानी रहती है। कॉन्सेप्चुअल थिंक और थ्योरी जो है ना, तो थोड़ा सा इजी रह जाता है समझने के लिए कि कहाँ क्या जाएगा, कैसे जाएगा और क्यों जाएगा, और क्यों बन रहा है वो, उसके रीजन क्या है। The basic accounting concepts are differ from fundamental as I basic assumption underline the practice financial accounting board of the rules and activity developed by the accounting principle. The more concept are listed below। अब ये जो नीचे दिए हैं ये है मेन कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि बिजनेस एंटिटी क्या है। मनी मेजरमेंट, हमने मेजरमेंट समझा था, मनी वर्ड इसमें ऐड हो गया। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग की जो भी लेखा जोखा है वो किस में मेजर किया जाएगा, रुपये और उसमें पैसे में। करेंसी में। उसका मेजरमेंट किस में होगा, यानी जो भी करेंसी चीज में। अगर मेजरेबल है इन टर्म ऑफ मनी, उसी को हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाएंगे।
ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसमें, किसमें, करेंसी में। करेंसी में, मनी में, उसी को हम अकाउंटिंग में यूज जो है उसका ट्रांजेक्शन बनाएंगे या बना सकते हैं, ये भी बोलेंगे। तो और उसके आगे गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न देखो, जब भी एक ये लेके चला जाता है कि बिजनेस जो है कभी खत्म नहीं होगा। बिजनेस एक बार चला दिया तो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। अब तुम्हें डेप्रिसिएशन पढ़ा है अभी तक? नहीं पढ़ा है? चलो। तो ये है कि गोइंग कंसर्न जो है वो भी ऐसा है कि एक बार बिजनेस स्टार्ट किया तो हमें खरीदना है, फिर बेचना, फिर प्रॉफिट कराना है, फिर खरीदना, फिर बेचना, फिर प्रॉफिट कमाना है। ये जो है एक वर्किंग साइकिल बन जाएगा और इसी साइकिल में बिजनेस हमेशा के लिए चलता रहेगा। ऐसा एंडलेस प्रोसेस है। ऐसा मान के अकाउंटिंग की जो टर्म है उनको डिसाइड किया गया है। अकाउंटिंग पीरियड, भाई ये तो है कि ये भाई गोइंग कंसर्न है, ये चलता चला जाएगा, लेकिन किसी एक पीरियड ये बोलेंगे भाई अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से आ गया? अभी तो आप ऊपर बोल रहे हो कि गोइंग कंसर्न है, चलता चला जाएगा। चलता तो चला जाएगा, लेकिन कभी ना कभी मेरे को ये देखना पड़ेगा ना कि हो क्या रहा है। भाई मैंने एक साल में, 6 महीने में, एक दिन में कितना कमाया, अब मेरा एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, तो मैं कोई पीरियड रखूंगा ना एक, कि भाई इस पीरियड से इस पीरियड में मैं एक बार चेक करूंगा कि मेरा क्या है, कितना प्रॉफिट हो गया, कितना लॉस हो गया, कितना मैंने कमाया, कितना मैंने खोया। केवल चेक करूंगा, मैं क्लोजिंग पर्पज से ये चीजें नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल चेक करूंगा। ठीक है। फिर है कॉस्ट। कॉस्ट आपको एक मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग की 3 चीजें होती है, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक क्या था, क्या था बताओ? फाइनेंशियल फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैंने मैनेजमेंट बताया अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है भाई बुक कीपिंग करना। बुक कीपिंग कर दिया मैंने, रिकॉर्ड बना दिए। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने आपको बताया था, कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे होती है, कॉस्ट कैसे उसको जोड़ा जाता है, फिर उस पे ऐड किया जाता है, और फिर हम अपनी सेल वैल्यू डिसाइड करते हैं। भाई सेल वैल्यू कैसे निकालेगा कोई? आपको कॉस्ट पता होगा तभी तो सेल वैल्यू डिसाइड कर पाओगे ना। अब मेरे को यही नहीं पता है कि मैं कितने में बेचूं, मैंने कोई सर्विस देना है या मैंने कोई अपना कोई गुड्स प्रोडक्ट बेचना है, बेचना। प्रोडक्ट बेचना है, उसको मेरे को पता तो होना चाहिए कि कितने में बेचना है। तो बेचना कितने में है, इसका एनालिसिस कहाँ होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक हायर लेवल की चीज होती है, जहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं। डिसीजन जहाँ पे लेना स्टार्ट हो जाता है कोई भी आदमी, डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें रेशियो आ जाते हैं, काफी बड़ी बड़ी हाई लेवल की चीजें आती है। जब आएंगे तब हम उसको समझेंगे अच्छे से। तो मैं आपको लास्ट चैप्टर में उसको अच्छे से बता भी चुका हूँ। ड्यूल एक्सपेक्ट। ड्यूल क्या होता है? ड्यूल एक्सपेक्ट, अच्छा, ड्यूल एक्सपेक्ट पे क्या बना हुआ? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं आप बताओ? ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? किसी चीज को ट्रांजेक्शन बोलेंगे उसमें सबसे मेन चीज क्या है? बिजनेस। नहीं। ट्रांजैक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लेने वाला, देने वाला। यानी एक क्रेडिटर ट्रांजैक्शन डेबिटर। है वो क्या है? ड्यूल कॉन्सेप्ट है, सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रांजैक्शन क्या है? ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूल ड्यूअल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट। ड्यूल कॉन्सेप्ट से ही ट्रांजैक्शन बनता है। ठीक है। अगर मेरा एक जगह से पैसा आता है, दूसरी जगह पैसा जाता है, एक को लिया, एक से दिया, एक से निकला, एक जगह चला गया, एक जगह डेबिट है, एक जगह क्रेडिट है। ऐसा तो नहीं है कि खाली डेबिट डेबिट करके छोड़ देते हैं, क्रेडिट भी तो करते हैं ना कहीं। हम्म। तभी तो बैलेंस होगा ना, एसेट और लाइबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस तो दो ही एंगल पे हो सकता है। सिंगल सिंगल टायर पे जो है
अकाउंटिंग की गाड़ी नहीं चलती है। नहीं अकाउंटिंग की गाड़ी चलती है। कितने टायर पे चलती है? दो टायर पे दो। चलती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना हमेशा। रेवेन्यू रिकग्निशन। अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, उसको रियलाइज कैसे करेंगे? ये इसका क्या बेस है? इसका बेस है भाई अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये हमारा प्रिंसिपल बन चुका है कि हमने किसी को सर्विस दे दी, पैसा आया नहीं आया इससे कोई मतलब नहीं है, पैसा तो आ ही जाएगा। पैसा तो आ ही जाएगा। हाँ, यही मान के हम क्या चलते हैं? यही मान के चलते हैं। ये कैसे, हम किस किस धारणा पे मानते हैं, किस कॉन्सेप्ट में मानते हैं कि पैसा आ ही जाएगा? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न से ये मानते हैं कि पैसा तो आ ही जाएगा, प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा। तो ये अवधारणा वहां से बनी है। और अगर पैसा आ ही जाएगा तो भाई रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ। पैसा आ ही जाएगा, रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर ही ना करना ही है भाई। ऐसा तो है नहीं कि पैसा आएगा तब मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है। उसको करने से क्या होता है, एक तो मेरा जो पीरियड ऑफ अकाउंटिंग है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मेरे पीरियड में मेरे को चेक करना है कि मेरा भाई कितना प्रॉफिट हुआ। मान लो मैंने ईयर एंड पे 31 मार्च को, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तुम्हें पता है कि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। ठीक है। 31 मार्च को मैंने कोई 1 लाख रुपए का सामान किसी को बेच दिया। अब वो बोला कि भाई 10 अप्रैल को पैसा दूंगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं उस पीरियड को, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है पीरियड, पीरियड का, उस पीरियड को मान के मैं उसको रेवेन्यू बुक करूंगा कि नहीं करूंगा? भाई मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊं कि ना दिखाऊं? तुम बताओ, दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? अभी तो वो देगा, अभी तो वो हमारा डेटर है, दिखाना पड़ेगा उसको तो। उसको दिखाना पड़ेगा, हमें एसेट भी दिखाना है भाई, हमने इससे पैसा लेना है। पैसा लेना है और हमने क्या कर दिया है? सेल कर दिया है। तो ये जो उधार में सेल करने का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? रेवेन्यू रिकग्निशन को का एक आधार बनता है। एक आधार बनता है। नहीं तो भाई अगर हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे और अपना पीरियड को क्लोज ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें तो पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। सही बात है ना? ना तो मेरे को पता चलेगा मैंने कितने को सामान बेच दिया। कैसे पता चलेगा? आपको तो तब पता चलेगा ना फिर तो, जब पैसा आ जाएगा। तब तक तो काफी लेट हो जाएगा। अब तो भाई जो मेन चीज थी अपने हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन का बेस, वो तो खत्म हो गया। हिस्ट्री तो है रही नहीं ना भाई, हिस्ट्री तो रही नहीं। आपने तो कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो पैसा आएगा कैसे पता चलेगा किसका पैसा आया? समझ रहे हो ना? तो इसलिए क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपके ट्रांजेक्शन बुक कर दी जाती है, चाहे पैसा आया है या नहीं आया, हमने सेल कर दी तो क्या हो गया, हमारा बन गया। बताओ क्या बन गया? डेटर। डेटर बन गया। और दूसरा सेल भी बन गया। सेल क्यों बन गया? क्योंकि अकाउंटिंग क्या है? दो फ्यूल पहियों पे कॉन्सेप्ट चलती पे है। चलती है। एक डेटर सब बनेगा, दूसरी साइड क्या बनेगा? क्रेडिटर। सेल। अरे भाई डेटर बनेगा तो हाँ दूसरी हाँ, साइड सेल बनेगा ना। बनेगा। एक साइड खर्चा बनेगा तो दूसरी साइड, एक साइड परचेज बनेगा तो दूसरी साइड क्रेडिटर बनेगा। क्रेडिटर ऐसा ही, बनेगा। यही डुअल कॉन्सेप्ट है। यही, इसी से ट्रांजैक्शन बनती है, इसी से जर्नल बनते हैं, इसी से आपके जर्नल एंट्री बनती है, इसी से आपके क्या बनते हैं? इक्विजन बनते हैं। इक्विजन जब बनाओगे उसमें भी दो तीन चीजों को जोड़ा जाता है और वो इक्वल टू वन बन जाती है। तो सबका आधार इसी से बनता है। तो आगे, आगे क्या है अपना? आगे आगे है मैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये मैचिंग मैचिंग क्या होता कॉन्सेप्ट। है? मैचिंग का क्या मतलब है? कुछ समझ आ रहा है मैचिंग मैच क्यों? करना। हाँ। कैसे? कैसे? शाबाश शाबाश। कैसे मैच करेंगे? किसको मैच करेंगे? किस चीज को मैच करने के बारे में बोल रहा है? नहीं पता इसमें तो। मैच वो बिजनेस के बारे में बोल रहे कि अकाउंट के बारे में कि इसमें क्या चीज मैच कर पाएंगे, या गुड्स कितना वो है।
ये सब चीजें के लिए बोलता है। हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, चलो चलो, आंसर पे तुम देखो। पढ़ाई का क्या मतलब होता है? पढ़ाई का मतलब होता है तार्किक शक्ति जनरेट करना। पढ़ाई से कोई आपको इंजेक्शन तो लगा नहीं दिया जाता कि बॉडी बन जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। भाई आप कितना भी पढ़ लो, आपका माइंड तो दिखने में तो उतना ही रहता है ना। दिखने में तो आदमी वैसा ही रहता है। एक पढ़ा लिखा आदमी भी वैसे दिखता है, एक अनपढ़ आदमी भी वैसा ही दिखता है। क्या दिखता है? वैसा ही दिखता है, दिखने में तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसके क्या है, माइंड में तर्क शक्ति होती है। तर्क शक्ति होती है, वो क्या है, उसके पास ज्यादा विचार होते हैं, उसके पास ज्यादा विचार होते हैं, वो चीजों को ज्यादा समझता है। वो संसार को, वो सारी संसार को ज्यादा समझता है। तो यही पढ़ाई का मतलब होता है कि तार्किक शक्ति डेवलप करो। और जितना आप अपने खुद से अगर चीजों को समझने की, अपने चिंतन से समझने की, थोड़ा पढ़ाया आपको मैंने, फिर आपने उसको पढ़ा, फिर उसको समझा, उस समझने से आपके दिमाग में थॉट घूमा, थॉट घुमा, तो उसमें आपके दिमाग ने कोई नया थॉट जनरेट किया। उस नए थॉट जनरेट करने के को ही पढ़ाने का मेन पर्पज होता है पढ़ाई का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया आपने मान लिया और आप उसकी प्रैक्टिकल चीज आपको समझ आई नहीं, आपने रट लिया। और रटने वाली चीजें क्या होता है ना, एक बार आपने रट लिया, ठीक है, आपने पढ़ लिया, आप उसको भूल जाओगे, आप उसको भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने उसको रिवाइज किया, उसको समझा, नहीं समझ आया तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछा, फिर नहीं समझ आया फिर से पूछा, जब तक समझ ना आए, क्लियर ना हो, चीजों को समझने की कोशिश बंद मत करो। एक थोड़ा सा क्या है, जो चीजें आसानी से समझ आ जाती है ना, वो चीजें आसानी से दिमाग से निकल भी जाती हैं। जो चीज आपको अपने अच्छे से मुश्किल से समझा है, वो चीज दिमाग से कभी नहीं निकलती। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना हमेशा। अब मैचिंग, चलो आपको नहीं अभी समझ आ रहा है, मैं बता देता हूँ मैचिंग क्या होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है कि भाई आपकी, मैंने भाई क्या किया, मान लो अ, मैंने क्या किया, मैंने 1,000 रुपए का माल खरीदा। ठीक है, मैंने 1,000 रुपए का परचेज किया। मार्केटिंग। ठीक है, मैंने 1,000 रुपए का परचेज किया। ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है तुमने अभी तक? ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पता। नहीं पढ़ा? चलो, मैं एक तुम्हें अ, एक एक चीज दिखाना चाहता हूँ, तुमने नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, चीज को समझने के लिए हम उसको पढ़ लेते हैं। देख दिखा देता हूँ उसमें होता क्या है। तुम्हें मेरा ये स्क्रीन दिखा क्या? अभी मैंने खोला एक्सेल, एक्सेल का स्क्रीन दिखा? अभी तक तो नहीं आया। नहीं आया? एक मिनट। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड दिखा तुम्हें? हाँ। चलो, ये मैंने एक ऐसा बना दिया आपके लिए। ये क्या है? टी है, टी है, टी है, टी। इसको मैं क्या बोलता हूँ? टी और पी, टी और बी। इसको मैंने क्या बोल दिया? टीबी, ट्रायल बैलेंस। या इसको मैंने दूसरा दे दिया, दूसरा नाम, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब भाई इसमें एक साइड तो परचेज रखना है और एक साइड सेल रखना है। सीधा हम ये समझ लेते हैं, यहाँ डेबिट है और यहाँ क्रेडिट है। इसको क्या मैं बोल देता हूँ? डेबिट साइड। और इसको मैं क्या बोलता हूँ? क्रेडिट। क्रेडिट साइड। अब मैंने कोई सामान खरीदा है, मैंने क्या किया, 1,000 रुपए का, सामान खरीदा। 1,000 रुपए सामान का खरीदा। सामान खरीदा, माल खरीदा। परचेज कर लिया मैंने, पी फॉर परचेज। परचेज। अब मेरा ये 1,000 रुपए का सामान खरीदा, इसमें से इसमें से 100 रुपए की वैल्यू का सामान 120 में बेच बेच दिया। दिया। इसको मैं एस फॉर सेल बोल देता हूँ।
अब इसको बराबर करो, ये तो हो गया 1000 रुपए, और ये हो गया 120 रुपए, जोड़ दिया मैंने। क्या ये बराबर होगा? क्या ये मैच कर रहा है? नहीं हुआ, नहीं कर रहे। नहीं कर रहा ना मैच। और हमने क्या बोला था, ये जो कोई ट्रांजेक्शन है, ये क्या है? डी फॉर ड्यूल, यानी ड्यूल। दो, ड्यूल है। तो ये तो ड्यूल है, तो दूसरा हिस्सा किधर गया? कहाँ गया इसका दूसरा हिस्सा? तुम्हें क्या लग रहा है इसका हिस्सा कहाँ चला गया? इसका 100 रुपए तो इसमें चला गया, चला गया 100 रुपए, इसका 100 रुपए इसमें चला गया। समझ रहे हो? चला गया। चला गया ना 100 रुपए इसमें, चला गया। अब बचा हाँ। 20 रुपए। ठीक है, हम्म। अब 100 रुपए इधर चला गया, तो बाकी 999 रुपए का क्या हुआ? सॉरी, 900 रुपए का क्या हुआ? 200 रुपया क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बन, वो क्या है मेरे पास, है कि नहीं है वो अभी 900 रुपए? है। इसका जे इसका ट्रांजेक्शन क्या बनेगा? मैं अगर परचेज की कोई ट्रांजेक्शन है, डेबिट क्या रहेगा और क्रेडिट क्या रहेगा बताओ? मैंने 1000 रुपए डेबिट कर दिया परचेज को, हम्म। मैंने डेबिट कर दिया परचेज को। क्रेडिट क्या रहेगा? जब मैं कोई सामान खरीदता हूँ तो क्रेडिट क्या रहेगा? 1000 रुपए कहाँ से आया ये सामान? जी, कैश से लिया है या तो कैश से लिया होगा। या ठीक है, क्रेडिट या उधार? ठीक है, मान लो मैं कैश से ले लिया, कोई ज्यादा नहीं है, मैंने कैश से ले लिया, तो ये तो ड्यूल कॉन्सेप्ट बन गया। अब ये 1000 रुपए मेरा आ हम्म। गया परचेज में। ठीक है, परचेज में मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी सामान हम खरीदते हैं फॉर द बिजनेस ऑफ, जिसको कि अभी तक हमने यूज नहीं किया है, वो मेरा क्या होता है? एसेट। ए फॉर, एसेट। ये एसेट। मेरा मेरा एसेट है। अब एसेट में से 100 रुपए तो मैंने कॉस्ट बना दिया। कॉस्ट कब बन गया? जब मैंने यूज कर लिया, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया तो कॉस्ट बन गया ना मेरा। समझ रहे हो कि नहीं? मैंने बोला हाँ, समझ गया। जो भी एसेट मैंने बिजनेस में सेल कर दिया, वो क्या बन जाता है मेरा? कॉस्ट बन जाता है। कॉस्ट। ये चीज मैंने बोला था ना तुम्हें। तो 100 रुपए का माल तो मैंने बेच दिया 120 में, तो 100 रुपए मेरा, इसमें से 100 रुपए मेरा क्या हो गया? कॉस्ट बन गया। यहाँ बन तक गया। समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है तुम्हें? कॉस्ट बन गया 100 रुपए। अच्छा, क्लास अभी खत्म होगी, मैं सेकंड का तुम्हें भेज रहा हूँ, और यहीं से स्टार्ट करेंगे दूसरी क्लास हम। अभी हमारा कॉन्सेप्ट बीच में रह गया इसलिए, तो जब तक चलती है देख लेते हैं। 100 रुपए मेरा यहाँ रह गया। अब अब इसमें से 900 रुपए मेरा क्या है? एसेट बचा है ना भाई। हेलो, स्क्रीन ऑन करो। एसेट बचा है कि नहीं बचा है? बोलो। 900 रुपए का कहाँ चले गए? हेलो।